Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. Today we are going to start with the second chapter of your biology, that is sexual reproduction in flowering plants. In this video, we will talk about all the pre-fertilization events that take place during sexual reproduction in flowering plants. राइट नाउ एक्चुअली आप सभी ने फ्लावर्स देखे होंगे. फ्लावर्स के वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स, एंड यू गेट अट्रैक्टेड टू दोज ब्यूटीफुल कलर्स. आपने कभी सोचा है कि ये फ्लावर्स के इतने ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं, व्हाई दे आर सो ब्यूटीफुल? आपने यू यूज दीज फ्लावर्स बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल कलर्स फॉर वेरियस पर्पसेस. आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अफेक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं बाय दीज फ्लावर्स, right? So actually these colors, these beautiful colors and the fragrances which the flowers have, actually they are means, they are an adaptation. किस चीज की adaptation है? Sexual reproduction करने के लिए एक adaptation है. Don't you think we are lucky कि plants में भी sexual reproduction है? उससे हमें क्या benefit है? हमें क्या मिलता है? Fruits and seeds. What we get out of sexual reproduction in flowering plants? Fruits and seeds. क्लियर? चलो लेट अस डिस्कस. हम स्टार्ट करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. क्लियर? आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, फ्लावर का स्ट्रक्चर तो जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, आपने एसेंशियल नॉन एसेंशियल पार्ट्स के बारे में भी जानकारी ली होगी. क्लियर? जो पेटल्स सेपल्स की हम बात करते हैं वो क्या है? नॉन एसेंशियल पार्ट्स. बट इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? ओनली एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. Is that clear? Essential parts में क्या आ जाएगा? That is male and female reproductive units. Clear? What is the male and female reproductive units are actually? Clear? What are those? Male reproductive unit is androecium, right? And female reproductive unit is gynoecium. Clear? So flowering plants, they show sexual mode of reproduction, and they have these structures which are called androecium, that is male reproductive part, gynoecium, female reproductive part, along with some other structures, sepals, petals, all those. Is that clear? Right. Now flower को कैसे define करेंगे? It is actually a modified shoot. What is a flower? Flower क्या है? It is a modified shoot, modified stem, which functions as what? Reproductive organ. Clear? और क्या produce होता है flower में? ओवा एंड पोलन्स. किससे बनेंगे? ओवा बनेंगे गाइनोशियम से, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और पोलन ग्रेन्स किससे बनेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन कहो, एंड्रोशियम कहो, वन एंड द सेम थिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. राइट. टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, इट हैज 4 appendages, 4 roles, 4 parts. Clear? Namely calyx. Calyx is also called as सेपल्स. क्लियर? करोला, इसको हम पेटल्स भी कहते हैं. अब इसमें जो इस चैप्टर में है, अब हमारा ना तो सेपल से काम है ना ही पेटल से काम है. इनका काम है सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट करना. किसके लिए? वेरियस एजेंसीज के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंसीज के लिए. जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे मेनली किसकी बात करेंगे? एक तो एंड्रोशियम की. एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें क्या आता है? स्टेमन्स. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर हम एक सिंगल इसकी बात करेंगे तो वी कॉल इट एज स्टेमन. एंड गाइनोशियम, इट इज एक्चुअली पिस्टल. गाइनोशियम को हम पिस्टल भी बोलेंगे. आई होप क्लियर है. तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. वी हैव स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? Different reproductive parts of the flower, that is the male and the female part. I hope ये words clear होने चाहिए before I start the chapter. Male reproductive part को क्या कहा? Androecium. Androecium का पार्ट जो है हम स्टडी करेंगे. जो एंड्रोशियम है, इसको सिंगल बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. राइट? राइट. Now we will start with the structure of the flower. Right? Let us understand. जिस parts की हमने बात की है, उन parts को अब हम diagram के through देख लेते हैं. Clear? Now this is sepal and this is petals. Clear? जिसको मैंने बताया कौन से पार्ट है? नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं. दूसरा पार्ट कौन सा है? एंथर
एंड दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट्स किसके हैं? पिस्टिल के हैं। नाउ लुक एट दिस, right? This is petal, this is sepal, and these are 3 parts of the pistil: stigma, style and ovary. Is that clear to you? Clear? Stamen के कौन से parts हैं? Anther and filament. Clear? ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक पार्ट को हम इंडिविजुअली निकाल के हम उसकी डिटेल्स स्टडी करेंगे। क्लियर? अब आपको दोनों पार्ट क्लियर हो गए। पिस्टिल में 3 कंपोनेंट्स आ गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और स्टेमन में 2 कंपोनेंट्स आ गए, एंथर एंड फिलामेंट। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू। क्लियर? नाउ अब फ्लावर कैसे बनता है? ठीक है, आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्लावर की फ्लोरल पार्ट्स जो तैयार हो जाते हैं एक रिसेप्टिकल के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसको हम पहले जिस पे वो डेवलप होते दैट इज कॉल्ड ए फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या बनता है? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ठीक है, अभी कैसे फ्लावर तैयार होता है? बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस टेक प्लेस, राइट? बहुत सारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस which lead to the formation of this structure which is called as floral primordium, and this primordium bears all the parts of the flower, right? So this bears the flower buds and then the flower. Is that clear to you? So this is how flower is formed. Clear? Now let us take up one part each, one by one. Clear? Now अब हम स्टडी करेंगे एंड्रोशियम की बात करेंगे, स्टेमन की बात करेंगे। As you can see डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें हमने क्या दिखाया है? स्टेमन का पार्ट दिखाया है। दिस इज स्टेमन, राइट? 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया एंथर, दूसरा हो गया फिलामेंट। क्लियर? एंथर एंड फिलामेंट। जो ऊपर ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड है इसको हमने क्या कहा? एंथर। एंड जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नीचे जिसकी हेल्प से ये अटैच्ड है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ठीक है, अब ये फिलामेंट जो पास करती है दोनों एंथर लोब्स के बीच में, ठीक है, ये एंथर की 2 लोब्स हैं। यू कैन सी दीज आर 2 लोब्स, राइट? इनका काम क्या है? एंथर का काम क्या है? टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। क्या बनाता है? पोलन ग्रेन्स बनाता है। क्लियर? राइट? तो एंथर ये जो है 2 लोब्स के बीच में एक कनेक्टिव नजर आ रहा है। कनेक्टिव एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वास्कुलर स्ट्रैंड। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वास्कुलर स्ट्रैंड। आई होप दिस शुड बी क्लियर। अब हम आगे डायसेक्ट करेंगे इसको, हम अभी डिटेल में डायसेक्ट करके दिखाएंगे। दिस इज अ स्मॉल डायग्राम, आप देख रहे हो चारों साइड पे हमने डायसेक्ट किया, इसको यहां से डायसेक्ट कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है, सेक्शन काट लिया। तो हमें इसके अंदर ये 4 चेम्बर्स नजर आएंगे और इन चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन सैक्स। इज दैट क्लियर टू यू? राइट? नाउ स्टेमन के पार्ट्स हैं, राइट? लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। क्लियर? तो इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्लेंडर स्टॉक एज आई टोल्ड यू, और स्लेंडर स्टॉक को हमने क्या कहा? फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर क्या अटैच्ड है? एंथर। एंथर के लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं, आपको ये टर्म्स लर्न करनी है वन बाय वन। यू शुड बी एबल टू टेल दीज वर्ड्स। जब आप स्टेमन को डिस्क्राइब करेंगे ये वर्ड्स आने जरूरी हैं, ठीक है? हम स्टेमन को डिस्क्राइब करते हुए क्या कहेंगे? कि ये बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मीन्स इट इज हैविंग 2 lobes. As you can see, this is 1 lobe and this is another lobe. Clear? Right? It is diathecous. अब diathecous का क्या मतलब है? अभी कहा मैंने कि इसकी 2 lobes हैं और हर लोब के अंदर, अब मैं let me tell you, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात, हर एंथर की कितनी लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। क्लियर? एंथर की कितनी लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं और हर लोब के अंदर 2 थीका हैं, 2 चेम्बर्स हैं। राइट? प्लीज माइंड, प्लीज पे अटेंशन टू दिस लाइन कि 2 लोब्स हैं और हर लोब के अंदर 2 थीका हैं, 2 चेम्बर्स हैं। एज यू कैन सी दिस इज 1 लोब, right? And each lobe is having 2 theca. This is 1 theca and this is another theca. Theca is what? Actually क्या है? Pollen sacs हैं, जिसमें क्या तैयार होगा? Pollen grain तैयार होगा। Is that clear to you?
राइट। आगे हम जब डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, पर अब थोड़ा सा यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये टेट्रागोनल शेप्ड है। एज यू कैन सी दिस इज टेट्रागोनल शेप्ड। टेट्रागोनल शेप्ड है, 4 थीका, क्योंकि 2 लोब्स, मैंने कहा एक लोब में कितने थीका? 2। अगर 2 लोब्स होंगे तो कितने थीका होंगे? 4। ठीक है, 4 थीका इन 2 lobes. Clear? So we can write this word, it is tetraspongiate. Is that clear? So this should be clear to you. Anther, जब हम बात करेंगे स्टेमन की, एंथर की बात करेंगे, तो एंथर is bilobed, dithecous and tetraspongiate. It should be clear to you. These terms should be very clear to you before we start with the chapter. Clear? So each anther is 2-lobed, each lobe with 2 theca. In total, anther is having 4 theca, so we call it as tetraspongiate. Clear? Now let us look at the detailed structure of the anther. Right? अब हमने इसका पूरा डिटेल निकाल लिया है anther का, and let us study it one by one. Clear? अब जैसे ये कहा मैंने anther, right? anther को dissect करके इसमें 2 lobes, इसमें this is 1 lobe, this is another lobe. ये 2 lobes हो गई, हर lobe में 2 थीका नजर आ रही। क्लियर? अब ये हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लेते हैं, and let us study it in more details. Clear? Right? तो this is the TS. What is this diagram about? TS of anther. आपको एग्जाम में आ जाता है, draw the structure of TS of an anther और explain the parts of an anther. Clear? तो इस डायग्राम में सारे parts explained हैं one by one and try to understand them with me. Clear? तो इसमें क्या है? अगर हम बाहर से डिस्क्राइब करें तो इसमें क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये वाली, दिस इज एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट जो बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई है लेयर, इसको हमने कहा एपिडर्मिस। अंदर चले, एपिडर्मिस के नेक्स्ट लेयर आ गई, ये नेक्स्ट वाली, दिस इज एंडोथीसियम। राइट? दिस इज दिस वन, एंडोथीसियम। ये वाली लेयर एंडोथीसियम। क्लियर होना चाहिए। बाहर वाली लेयर आ गई एपिडर्मिस, इसके अंदर वाली आ गई एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के सेल्स जैसे कि नजर आ रहे हैं, बैरल शेप्ड है, लॉन्ग है, थोड़े सिलिंड्रिकल शेप्ड है, बैरल शेप्ड सेल्स मैं बोलूंगी। ठीक है? और इसके सेल्स एक्चुअली कैसे हैं? डेड सेल्स। अब ये डेड सेल्स क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर थिकनिंग्स हैं, फाइब्रस थिकनिंग्स हैं। किसकी? अल्फा सेल्यूलोज की। किसकी थिकनिंग्स हैं? अल्फा सेल्यूलोज की, जिसकी वजह से ये लेयर क्या है? डेड लेयर है। इज दैट क्लियर? अब कुछ पार्ट्स में, जहां पे ये देखो सेंटर में चले जाओ एंथर के, तो यहाँ पे थिन वॉल्ड सेल्स हैं। एंडोथीसियम के सेल्स थिन वॉल्ड हैं कंपैरेटिवली, और यहाँ पे क्या है? थिकनिंग्स आर एब्सेंट। थिकनिंग्स क्या है? एब्सेंट है। थिकनिंग्स आर एब्सेंट। कहां पे? सेंटर ऑफ द एंथर। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम। व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड एज? स्टोमियम। क्लियर? तो बाहर से हमने पहली लेयर बताई एपिडर्मिस, उसके अंदर आ गई एंडोथीसियम। दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। क्लियर? राइट? पर ये एंडोथीसियम जो है मेनली डाइसेंस, ब्रेक ओपन एंथर को करने में भी हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएंगी 1 से या 2, 3 नंबर वेरी करता है। दे नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 3। दे आर 1 to 3 इन नंबर, इसलिए हम लिखते हैं 1 to 3 लेयर्स। राइट? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। राइट? 1 से 3 लेयर्स का बना नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर्स। ठीक है? मिडल लेयर्स भी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। क्लियर? न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं। क्लियर? अब आ जाओ, इसके अंदर लेयर आ जाती है, इनर मोस्ट लेयर आ गई। ठीक है? एंड दिस लेयर, दिस वन इनर मोस्ट, ये जो पोलन सैक के इर्द गिर्द नजर आ रही है, ये तो हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। अंदर ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं। राइट? एंड दिस इज पोलन सैक। अब पोलन सैक के जो बाहर लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे? टेपिटम।
पोलन सैक को जो सराउंड कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है, उसको हमने क्या कहा? टेपिटम। टेपिटम का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। एक तो ये न्यूट्रिशन देती है, ठीक है, न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती है। किसको न्यूट्रिशन देगी? जो अंदर पोलन ग्रेन्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। टेपिटम का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर? सेकेंडली, इट हेल्प्स टू फॉर्म कुछ सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं ओबेस्क ग्रैन्यूल्स। ओबेस्क ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओबेस्क ग्रैन्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं? स्पोरोपोलिनिन बनाते हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या चीज है? पोलन ग्रेन्स के बाहर की कवरिंग है। क्लियर? राइट? तो टेपिटम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगी टेपिटम के रिगार्डिंग, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट है। बहुत सारे न्यूक्लियाई रहते हैं इसमें, राइट? सिनोसिटिक भी वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक काम है इसका न्यूट्रिशन देना, दूसरा काम है ग्रैन्यूल्स बनाना, जिनको हम ओबिस्क ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो आगे जाके एक स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस बनाते हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? पोलन ग्रेन्स के इर्द गिर्द एक कवरिंग तैयार करता है। Clear? Right? So we will see in the further slides all this sporopollenin and all that क्या चीज है। Clear? अभी इतना ही काफी है। अभी हम TS of anther को समझ रहे हैं। Again I'll repeat what are the parts of TS of an anther, कि बाहर से अगर हम अंदर की तरफ चलेंगे तो बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? एंडोथीसियम, ठीक है। इसके अंदर कौन सी लेयर आ गई? मिडल लेयर्स 1 से 3, ठीक है, वेरी करती हैं। इसके अंदर वाली लेयर कौन सी आ गई? टेपिटम, ठीक है। टेपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये जो अंदर स्पोरोजिनस सेल्स हैं, दिस स्पोरोजिनस सेल्स, इनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इज दैट क्लियर टू यू? राइट? नाउ अब जब एंथर ने डेहिसेंस करनी है, जब ब्रेक ओपन करना है, इसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रैन्स। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर तैयार होते हैं, ठीक है। इसके अंदर तैयार होंगे, ये आपने याद रखना है। किसके अंदर? स्पोरोजिनस सैक के अंदर, जिसके अंदर क्या है? स्पोरोजिनस सेल्स हैं। तो स्पोरोजिनस सेल्स ने क्या बनाना है? पोलन ग्रेन्स बनाने हैं। क्लियर? तो पोलन ग्रेन्स जब तैयार हो जाते हैं तो ये दोनों ये जो अंदर की कैविटी है, स्टेराइल टिश्यू जो रहता है इसके बीच में, चेंबर्स के बीच में, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो एक सिंगल कैविटी सी तैयार हो जाती है, और इस सिंगल कैविटी में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मेच्योर होगा, ड्राई होगा, एक जगह पे ब्रेक आएगा स्टोमियम वाले रीजन पे, एंड इट विल ब्रेक एंड अल्टीमेटली ऑल द पोलन ग्रेन्स विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको हम आगे भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। इज दैट क्लियर? राइट? सो माइक्रोस्पोरेंजियम, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? किसकी बात कर रही हूं मैं? पोलन सैक। पोलन सैक की बात कर रही हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम इज पोलन चेंबर, जिसके अंदर क्या तैयार होना है? पोलन ग्रेन्स तैयार होने। तो लेट अस सी ऑल द लेयर्स व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट। एपिडर्मिस, जैसे मैंने कहा, सिंगल लेयर थिक आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरी आ गई एंडोथीसियम। इसको हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या है? फाइब्रस थिकनिंग्स हैं। किसकी? अल्फा सेल्यूलोज की। क्लियर? नाउ जहां पे थिकनिंग्स एब्सेंट है, जैसे मैंने आपको बताया थिन वॉल्ड सेल्स हैं, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम। स्टोमियम की खास बात क्या है? एंथर ने यहाँ पे ब्रेक होना है, डेहिसेंस होनी है, और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकल के आएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई 1 to 3 लेयर्स, राइट, जो कि मैच्योर एंथर में गिर जाती है, खत्म हो जाती है, श्रिवल ऑफ हो जाती है। क्लियर? देन वी हैव टेपिटम। टेपिटम का क्या काम है? नरिशमेंट देना डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, और दूसरा एक ग्रैन्यूल्स तैयार करना, ओबिस्क ग्रैन्यूल्स, जो कि आगे जाके क्या बना देंगे? स्पोरोपोलिनिन बना देंगे, ठीक है। एंड दे आल्सो सिक्रीट द एंजाइम कैलेज। कैलेज क्या करता है? जो पोलन ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, राइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी जुड़े रहते हैं, और उनके अंदर जो कनेक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ सम कैलोज सब्सटेंस, और कैलेज एंजाइम उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द what you say anther, which is also called as microsporangium, right? And it also has the sporogenous tissue.
Is that clear? Now let us see the development of the pollen grains. अब ये मैंने कहा किससे डेवलप हुए? स्पोरोजीनस, किससे बताया था आपको? स्पोरोजीनस सेल्स से। ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे? पोलन सैक के अंदर। क्लियर? इतना याद है? ठीक है। अब जो ये स्पोरोजीनस सेल्स थे ये एक्चुअली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। और क्या बना देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। डिवाइड करेंगे एंड साइज बड़ा हो जाएगा और दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज MMC या फिर मैं कहूं PMC, पोलन मदर सेल। एक ही बात है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, राइट, या फिर पोलन मदर सेल, MMC या PMC। क्लियर? अब इसके अंदर आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, राइट। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या टेक प्लेस करेगा? कौन सा प्रोसेस होगा? मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होगी, राइट। एंड आफ्टर द मियोसिस इज कंप्लीट ये बनेगा टेट्रड। टेट्रड मैंने 4 पोलन ग्रेन्स जुड़े हुए हैं। क्लियर? 4 पोलन ग्रेन्स का गुच्छा बनेगा। क्लियर? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन्स तैयार हुए? 4। कितने तैयार हुए? 4। और अगर मैं कहूं पोलन सैक के अंदर 100 पोलन ग्रेन्स हैं, सॉरी 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। अगर मैं कहूं पोलन सैक के अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं तो कितने पोलन ग्रेन्स तैयार होंगे? अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने तैयार होंगे? इंटू 4, दैट इज 400 pollen grains, not to forget. Clear? So next is microsporogenesis. इतना क्लियर है कैसे pollen grains बनते हैं? This is also pollen grain जब तैयार हो जाता है इसको हम female gametophyte भी कहते हैं, sorry not female, male gametophyte भी कहते हैं। Is that clear? So this pollen grain is also called male gametophyte. I hope it is clear to you. So this is also called male gametophyte. Clear? And this pollen grain will undergo some changes before pollination, right, which are called as pre-pollination changes. Clear? So इसकी जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की, इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगी, इट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस। आगे आप स्लाइड्स में भी देखेंगे, प्रिकॉशियस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट को हम कहते हैं इट इज प्रिकॉशियस। क्यों? क्योंकि जब ये एंथर तैयार हो रहा है, जब एंथर का स्ट्रक्चर तैयार हो तभी इसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। Is that clear? Now let us see microsporogenesis, the formation of microspores. This is microsporogenesis, one part, right? Then there is development of these pollen grains or formation of male gametophyte finally. Clear? So this slide is showing you 2 things. एक तो microsporogenesis, what is that? Formation of pollen grains, and secondly the development of male gametophyte or the development of pollen grains, right? Clear? अब कैसे डेवलपमेंट होती है? अब यू कैन से दिस इज माइक्रोस्पोर या फिर मैं इसको पोलन ग्रेन कहूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? आप देख रहे हो पोलन ग्रेन में क्या है? बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, राइट, एंड न्यूक्लियस है, राइट। दिस इज यंग पोलन ग्रेन हैज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे जैसे नरिशमेंट ड्रॉ करेगा इट विल स्टार्ट एनलार्जिंग, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें और न्यूट्रिशन आती जाएगी, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वैक्यूल्स भी इसके अंदर अपीयर हो जाएंगे। एज यू कैन सी वैक्यूल्स भी बनने शुरू हो गए। वैक्यूल्स जैसे जैसे बड़े होंगे वो क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देंगे। क्या करेंगे? दे विल पुश द साइटोप्लाज्म, दिस वन एंड दिस वन, दे आर पुश्ड टुवर्ड्स वन साइड। Clear? Right? So vacuole will push the cytoplasm and the nucleus to one side. इतना क्लियर, राइट। उसके बाद जैसे जैसे पुश होगा तो जैसे जैसे ये हो रहा है प्रोसेस, प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट जो अंदर है उसकी डिवीजन हो जाएगी। प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा, 2 सेल बना देगा, एक बड़ा और एक छोटा। द बिगर वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल।
Clear? So this process takes place before the anther pollen grain is shed from the anther. जब ये सारा प्रोसेस तब तक कंप्लीट हो जाता है जब तक कि पोलन ग्रेन पॉलिनेशन नहीं करता, शेड नहीं होता, एंथर ब्रेक ओपन नहीं होता और पोलन ग्रेन बाहर निकलकर नहीं आता. So this is why we call it as precocious development. I hope this is clear to you. This should be clear to you. रिपीट करती हूँ मैं once more, right? क्या हुआ, हमने किसकी बात की, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन की बात की. कैसे हुआ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, एक सेल्स जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड किया, क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अल्टीमेटली मेयोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं और चार के सेट बनाते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन्स तैयार करते हैं, विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेट्रिड्स, विच आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ टेट्रिड्स. क्लियर? अब जो ये जब ये सेपरेट होंगे चारों एंड दे विल फॉर्म पोलन ग्रेन्स. जब ये टेट्रिड सेपरेट हो जाएगा तो क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स. अब पोलन ग्रेन की आगे की डेवलपमेंट कैसे होती है, धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता है. जब ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है सराउंडिंग सेल से, इसका साइज बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल अपीयर होना शुरू हो जाता है. वैक्यूल अपीयर होने के साथ साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक तरफ पुश हो जाते हैं. अल्टीमेटली प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन हो जाती है और दो सेल्स तैयार हो जाते हैं, बड़ा और छोटा. The bigger one is called vegetative cell, which is full of food reserves, and the smaller one is called generative cell. Is that clear? Right? So this is pollen grain formation, microsporogenesis and development of male gametophyte. Now let us look at the steps one by one of microsporogenesis. Right? Process of formation of microspores from microspore mother cells is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर? नाउ पहले क्या बनता है, मेयोटिक डिवीजन के द्वारा टेट्रिड बनता है. राइट? कहां से बना, कौन से सेल से बना, स्पोरोजिनस टिश्यू से. ठीक है. नाउ जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेशन होगी, लूजेस वाटर, राइट, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड दे विल फॉर्म द पोलन ग्रेन्स. क्लियर? सो नेक्स्ट इज the same thing again. Let us again try to understand all the layers. जब इसमें हमने क्या किया है, इसका एक पार्ट निकाला है. आपके एनसीईआरटी में सेम डायग्राम है, राइट? वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम डायग्राम एज गिवन इन योर एनसीईआरटी, राइट? तो इसमें आप देख रहे हो कनेक्टिव भी दिखाई दे रहा है और हमने ये लेयर्स एक इसका ये वाला पार्ट निकाल के हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया. क्लियर? आप यू कैन सी एपिडर्मिस भी नजर आ रहा है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स नजर आ रही हैं और टेपिटम नजर आ रही है. क्लियर? अभी हम देख चुके हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स कैसे तैयार हुए थे. क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस इज अ मैच्योर एंथर. राइट? जो हमने स्टडी किया पीछे, राइट, जो जिसमें डिटेल स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज इमेच्योर एंथर. क्लियर? एग्जाम में कई बार आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इमेच्योर एंथर, तो आपने डिटेल्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना है. राइट? जब मैच्योर एंथर की बात करेंगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं, मैच्योर एंथर का जब बात करेंगे तो दे वांट टू सी द स्ट्रक्चर एक्चुअली. क्लियर? जिसमें डेहिसेंस हो रही है, जिसमें पोलन ग्रेन्स तैयार होके एक सिंगल कैविटी में आ गए. नाउ दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. दिस इज स्टोमियम. राइट? यहाँ पे ब्रेक ओपन हुआ, स्टोमियम पे ब्रेक हुआ एंड अल्टीमेटली दिस पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड. Clear? So this is actually what? The dehiscence which takes place after the pollen grains they are formed. ठीक है? Right? Now come to the structure of the मेल गेमेटोफाइट, दैट इज जो अभी तक हमने बनाया, पोलन ग्रेन बनाया. ठीक है? बनाने के प्रोसेस को हमने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और उसके डेवलपमेंट जिसमें दो सेल तैयार हो गए थे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, उसको हमने क्या कहा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट. Clear? Now this is the male gametophyte. Now this is the structure of male gametophyte. You can see two layers. आउटर लेयर को हम कहेंगे स्पोरोडर्म. इसके दो पार्ट्स हैं, बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर एंटाइन. और जहां पे ये लेयर एब्सेंट है बाहर वाली, इस रीजन को हमने क्या कहा, जर्म पोर. ये वो रीजन है जहां से पोलन ट्यूब बाहर आती है. ठीक है? ये जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है, यहां से पोलन ट्यूब बनाएगा. क्लियर? राइट? क्लियर? अब अंदर यू कैन सी लार्जर सेल, एक बड़ा सेल विच इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल कहा. ठीक है? इसको हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, जैसे कि हमने पीछे बनाया था. और अंदर एक फ्लोटिंग सेल जो बना है, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल.
that is called as generative cell. Clear? आपको मैंने कहा प्रोटोप्लास्ट डिवाइड कर जाता है, 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं, एक बड़ा which is called vegetative cell और ट्यूब सेल. क्लियर? और छोटा दैट इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल, और इसके इर्द गिर्द एक कैलोस की लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है सेल वॉल की, और इसको डिफरेंशिएट कर देती है, सेपरेट कर देती है फ्रॉम द बिगर सेल. समटाइम्स ये जेनरेटिव सेल बिफोर पॉलिनेशन डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेट्स में. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट रिमेन्स एज 2 सेल्ड. तो पॉलिनेशन या तो 2 सेल स्टेज पे होती है या 3 सेल स्टेज पे. जब बिफोर पॉलिनेशन इट इज एट 2 सेल स्टेज और इट इज एट 3 सेल स्टेज. इज दैट क्लियर? क्लियर. नाउ लेट अस कम बैक टू एक्साइन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्साइन. इसका जो आउटर लेयर है जिसको हमने कहा एक्साइन, इसके ऊपर आप देख रहे हो स्कल्पचरिंग, ये जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है ये थिक एक्साइन, राइट. ये किसकी बनी है? स्पोरोपोलिनिन. पीछे मैंने आपको कहा था टेपिटम से एक ग्रैन्यूल्स बनते हैं, ओबिस्क ग्रैन्यूल्स, वो क्या बनाते हैं? स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन बाहर की कवरिंग तैयार करता है पोलन ग्रेन की. ठीक है, एक्साइन का पार्ट है. अब इस सब्सटेंस की खास बात है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लिपिड्स का एक्चुअली बना हुआ सब्सटेंस है, एंड दिस इज समवॉट हार्डेस्ट. इट इज रेजिस्टेंट. किसको रेजिस्टेंट है? टू एसिड्स एंड alkalis. Clear? It is also resistant to high temperature. I hope it is clear. अब इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये. स्पोरोपोलिनिन जो कि बाहर वाली कवरिंग बनाता है, एक्साइन बनाता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल का बना हुआ चीज है, और ये पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट बनाता है टू द इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड ऑल्कलीज, और रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर. इसकी वजह से हम पोलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं एज माइक्रोफॉसिल्स. वी कैन प्रिजर्व द पोलन ग्रेन्स एज माइक्रोफॉसिल्स. और ये जो स्टडी है पोलन ग्रेन्स की, दिस इज कॉल्ड एज पेलिनोलॉजी. स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी. Right? Pollen grains can be preserved as microfossils due to sporopollenin, which is the substance which is resistant to the attack of acids, alkalis, and high temperatures. Clear? Right? So this is the sporopollenin. एक और important बात क्या है sporopollenin के बारे में? sporopollenin जो है स्कल्पचरिंग, अलग अलग शेप्स जैसी तैयार करता है पोलन ग्रेन के सरफेस के ऊपर. आप देख रहे हो स्कल्पचरिंग देता है, डिजाइन तैयार कर देता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उनको उनकी पर्टिकुलर फैमिली, जेनरा वगैरह में प्लेस कर सकते हैं. तो ये तो रही स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. I hope this should be understood to you, right? Now let us see the points. Now pollen grains, they represent what? Male gametophyte. Okay, they are surrounded by 2-layered wall, as I have shown you, exine and entine. The harder one is called exine, which is made up of what? Sporopollenin, which can withstand what? High temperature, effect of enzymes, strong acids and alkalis. Clear? It has prominent aperture. जहाँ पे exine absent थी उसको हमने क्या कहा? Germ pore, where sporopollenin or this outer layer is absent. Clear? Inner wall is called entine, और ये 2 चीजों से मिलके बनी है, cellulose and what you say? Pectins. Clear? The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by the plasma membrane. Is that clear to you? So this is the structure of the pollen grains. It should be understood, right? सबको समझ आ जाना चाहिए जो हमने structure of pollen grain की अभी तक बात की है. Clear? Now let us see the development of the further, that is the male gametophyte. हमने यहाँ तक तो बना लिया था. Clear? अभी तक जो हमने बनाया था that was ये pre-pollination development है. ये almost after what you say, this is pre-pollination and this is post-pollination development. Clear? Right? तो ये क्या होता है? ये जैसे आपने देखा वैक्यूल अपेयर हुआ, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल, 2 सेल तैयार हो गए. ठीक है, अब आगे के स्टेप्स क्या हैं? अब यही मैंने आपको कहा था एक जर्म पोर रीजन है जहां से क्या होगा? ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा.
वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल बाहर की तरफ एक्सटेंड होने लगेगा। जब पोलन ग्रेन किसी पर्टिकुलर पिस्टिल के ऊपर फॉल करता है, पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है, तो वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। तो उसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर पहले जो न्यूक्लियस चला गया, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस, एंड इट इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट न्यूक्लियस, दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर? अंदर चला गया ट्यूब न्यूक्लियस, टिप पे चला गया, और जो पीछे रह के डिवाइडिंग न्यूक्लियस, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू टू, राइट? इट फॉर्म्स अल्टीमेटली 2 मेल गैमीट्स, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। I hope this is clear to you. So this is the development of the male gametophyte. Clear? So this is pre-pollination and post-pollination development. Is that clear? Now microspore is the first cell of the male gametophyte, right? Now let us talk about the various steps of pre-pollination development. Microspore starts germinating while it is enclosed inside the pollen sac, and therefore it is called as precocious development. Clear? Pollen grains, they are mostly, can be shed at 2-celled pollen grains. They can be shed at 2-celled stage, or they can be shed at 3-celled stage, that is vegetative cell and 2 male gametes. Is that clear? Right? So this is what pre-pollination development. Clear? Next is pre-pollination development. Further we continue with it. Now microspore nucleus 2 में divide करेगा mitotically, and it will form this small generative cell, right, which is lying next to the wall, and it will form larger vegetative cell. क्लियर? और इसके इर्द गिर्द, जनरेटिव सेल के इर्द गिर्द, ये कैलोस की वॉल डेवलप होगी, एंड इट विल लूज द कंटैक्ट विद द वॉल, एंड इट विल बिकम फ्री इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर? इट शुड बी क्लियर टू यू. क्लियर? राइट? सो दिस इज, we are talking about what? Pre-pollination development. Slowly callose layer dissolves and the pollen grains, they are shed from the anther at this bicelled stage. Clear? Right? Now next is post-pollination development. As I have told you, when it falls on the stigma, right, what it absorbs? It will start absorbing water. Clear? It absorbs water, right? Pollen tube comes out from germ pore. Clear? Right? And it passes through the style and it releases 2 enzymes, pectinases, especially pectinases and cellulases release करती है, right? Pectinases release करती है जो, and some other hydrolytic enzymes and other hydrolytic enzymes जो क्या करते हैं, style के through they start making their way into the ovary, because male gametes ने finally कहाँ जाना है, ovary के अंदर, ovule के पास. Clear? So this is post pollination. Once they are shed, एक बार release हो गए, स्टिग्मा पे फॉल कर गए, तो उन्होंने ये क्या करनी है, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट करनी है. क्लियर? दे आर ट्रांसफर्ड टू द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द कार्पेल, दैट इज द स्टिग्मा. On the stigma they absorb water and they swell. Clear? In few minutes the vegetative nucleus, it enlarges, comes out through one of the apertures in the form of pollen tube. Clear? And this pollen tube, it is actually lined by intine, and intine is pecto, 2 चीजों से मिलके बनी है, pectins and cellulose. So it is called as pectocellulosic in nature. ठीक है? The wall of pollen tube is extension of intine. फिर ट्यूब क्या सिक्रेट करती है? कुछ pectinases and hydrolytic enzymes to create its entry into the, किसके थ्रू एंट्री लेनी है? स्टाइल. और कहाँ पहुंचना है? ओव्यूल के पास. Is that clear to you? राइट? अब 2 बातें यहाँ पे याद रखने वाली हैं. एक तो जो पहले पोलन ट्यूब बनाने वाला सेल कौन सा है? वेजिटेटिव सेल. ठीक है? और पोलन ट्यूब के बाहर की कवरिंग किस चीज की है? इंटाइन की. इंटाइन किस चीज की बनी है? पेक्टो
सेल्यूलोजिक सब्सटेंस की बनी है। क्लियर? जो पहला न्यूक्लियस अंदर जाता है पोलन ट्यूब के, वो कौन सा होता है? ट्यूब न्यूक्लियस, एंड इट इज फॉलोड बाय जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर? राइट? सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, दैट इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। क्लियर? सो now post pollination development. Now vegetative and generative nucleus, they are carried at the tip. Clear? Vegetative nucleus दोनों they will be carried by the pollen tube, और जो टिप पे रहेगा वो कौन सा रहेगा? ट्यूब न्यूक्लियस। Now mind you, generative nucleus sometimes degenerates. Clear? जनरेटिव न्यूक्लियस ने बना दिए दो मेल गैमीट्स, और ये जो है लेट मी क्लियर वन थिंग, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहाँ जाता है? टिप ऑफ द पोलन ट्यूब। उसके पीछे कौन सा न्यूक्लियस रहता है? जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर? अब जनरेटिव न्यूक्लियस ने बना दिए दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स। अब ये जो दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स हैं, एक्चुअली ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? फर्टिलाइजेशन में। और ट्यूब न्यूक्लियस को क्या हो जाएगा? वो डीजेनरेट हो जाएगा। I'll repeat once more. जो पहला न्यूक्लियस गया वो कौन सा था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, फॉलोड बाय जनरेटिव न्यूक्लियस। दो मेल गैमीट्स किसके बने? जनरेटिव न्यूक्लियस के बने। कौन सा डिजेनरेट होता है? वेजिटेटिव या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। राइट? इट हैज नो इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इट में डिसइंटीग्रेट। इज दैट क्लियर टू यू? राइट? सो दिस इज अबाउट द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन? अभी तक हमने इतना डिटेल पढ़ा पोलन ग्रेन के बारे में। कुछ इसकी एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। राइट? पोलन ग्रेन्स के बारे में कहा जाता है कि जितनी एलर्जीज हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पोलन ग्रेन्स को इनहेल करने से हो जाती हैं। राइट? एक पार्थेनियम है, उसके बहुत सारे, वो इतना बाहर से लाया गया और इतना सारा फैल गया है, इसको हम कहते हैं यूबिक्विटस इन अकरेंस हो गया, हर जगह ये फैल चुका है। इसके पोलन ग्रेन्स हर जगह फैल जाते हैं। राइट? और ये स्पेशली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द वेरियस एलर्जीज एंड ऑल दैट। क्लियर? अब पोलन ग्रेन्स के कुछ फायदे भी हैं, जैसे रेस हॉर्सेस की बात करें, एथलीट्स की बात करें, वो पोलन टेबलेट्स को यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए। क्लियर? और पोलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर? सो these are some important benefits and what you say disadvantages of pollen grains. Now let us look at them. Pollen grains of many species, especially Parthenium, they cause allergies and bronchial diseases. Right? In many people we see these disorders like asthma and bronchitis. Clear? They are rich in nutrients, so they can be used as food supplements also. Now viability. Viability क्या होता है? Ability to germinate. Viability means ability to germinate. पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी वेरी करती है। वाइबिलिटी मीन्स जब वो स्टिग्मा पे लैंड करता है बिफोर इट जर्मिनेट्स, राइट, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी प्लांट्स में हमें ये 30 डेज देखने को मिलेगी और किसी प्लांट्स में हमें ये मंथ्स तक भी देखने को मिलेगी। राइट? नाउ दीज आर द सम व्हाट यू सी प्रोडक्ट्स ऑफ द pollen grains which are available in the market, which are used as sources of nutrition. Clear? To provide energy. Now viability की बात कर रहे थे। viability depends on two things, temperature and humidity. दो चीजों पे डिपेंड करती है, temperature and humidity. अगर हम किसी राइस की व्हीट की बात करें तो मैंने कहा इट इज 30 मिनट्स, किसी में 30 मिनट्स है, तो राइस एंड व्हीट में इट इज 30 मिनट्स, बट इट इज मंथ्स इन this category, Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae. So these families, these categories में क्या है? It is viability is about months, right? Now they can be stored in liquid nitrogen at a temperature of -196 degrees Celsius, and where these can be stored, this is called as pollen bank. जहाँ पे स्टोर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोलन बैंक कहते हैं। Is that clear to you? So this is, I think, mostly what we have talked about pollen grains, right? So this is about male gametophyte formation, microsporogenesis, importance of the pollen grains. Clear? Right? So this should be understood to you. ये तो हमने बात की मेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की, फॉर्मेशन की, इंपॉर्टेंस की बात की। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन्स एंड देयर डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कम अगेन with the next part, that is the pistil.
in shortly. Till then, keep watching, keep learning, and goodbye.